हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। क्लास 11th का अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज से शुरू हो जाएगा हमारा सेकंड चैप्टर। और इसी के साथ ही हमने बिजनेस स्टडीज है क्लास 11th की, उसको भी स्टार्ट कर लिया है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए उस पर मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप अपनी बिजनेस स्टडीज का सिलेबस भी मेरे साथ कर सकते हो। अब तो आप लोगों का रिजल्ट्स भी आ चुका है, ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट्स भी यहाँ पे आ गया है, तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म से। तो देखिए भाई, बिजनेस की अगर मैं बात करती हूँ तो बिजनेस जो वर्ल्ड है उसमें आप कुछ टर्म्स है जिसका यूज करोगे तो एक बिजनेस के अंदर हम जो भी अकाउंटिंग, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी लेन देन हुआ, जो कुछ भी हुआ है, तो वो रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे। पहले हमें जो ये बेसिक आपके अकाउंटिंग टर्म्स है उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से जो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। बार बार आप, जैसे आपने अभी भी सुन लिया होगा, नहीं तो बार बार आप कभी आप एसेट वर्ड सुनते हो, कभी आप लायबिलिटीज वर्ड सुनते हो। इसी के साथ ही बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से तो भी अकाउंटिंग प्रोसेस ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये सब है, कभी आप डेटर सुनते हो, क्रेडिटर सुनते हो, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है, रिवेन्यू है, तो ये सब क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपकी जो अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसकी नॉलेज आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो वहाँ पे भी हमने जो प्रोसेस की थी अकाउंटिंग की, तो वहाँ पे हमने स्पेसिफिक जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था प्रोसेस का, तो उसमें हमने यही कहा था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या, तो देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो या एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, बिजनेस के अंदर है ना जो भी लेन देन होगा, ठीक है, जो भी इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। कैसे, जैसे भी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं जो भी परचेज करके लेके आई या मैंने सेल किया, जो एम्प्लॉयज मैंने रखे मैंने उनको सैलरी दी, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे परचेज करना, सेल करना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, ये सारे के सारे क्या आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक बिजनेस की, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगी कि भी जो भी हम ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, जो भी लेन देन हमने किया, तो उसका हमारा बिजनेस पे तो फर्क पड़ेगा। उसी की वजह से हमारा में भी जैसे जैसे एसेट, आगे मैं बताऊंगी, एसेट का मतलब जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लायबिलिटीज है, जो बिजनेस के ऊपर बोझ है, बर्डन है, तो उन सब पे इसका असर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो इनिशिएट करती है अकाउंटिंग प्रोसेस को। जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने की है, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी कब स्टार्ट होगी, जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तभी तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर हमारी कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो फिर हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगी। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना और फिर इनको रिकॉर्ड करना। तो भी जब ये ट्रांजैक्शन होगी तभी तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आप बोल सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी 4 तरह की आपकी होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो 4 तरह की होगी। साथ के साथ आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो एक तो होगी आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक होगी इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक होगी आपकी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, और एक होगी आपकी कैश ट्रांजैक्शन, और एक होगी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इनका मतलब क्या है, अब देखिए इंटरनल थोड़ा सा नाम से आइडिया चला भी इंटरनली। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हम उस ट्रांजैक्शन को कहेंगे जो विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस है, जो बिजनेस एंटिटी है, उसके अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन होना, किसी बाहर आउटसाइड पार्टी के साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाहरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब एक बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन का आपका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे आप सीखोगे कि भी डेप्रिसिएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन
फिक्स्ड एसेट। देखिए अभी आपको ना जितनी टर्म मैं बताऊंगी ना सारी आपको न्यू लगेगी, कुछ कम ही समझ में आएगा, बट धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सभी टर्म से हम फेमिलियर होते चलेंगे और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी बच्चे ने डेप्रिसिएशन सुना अभी आपसे पहले, ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई जो भी एसेट है, एसेट का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीन है, एक बिजनेस ने क्या किया, एक मशीन खरीदी, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी है वो परचेज की। अब आप ये बताइए वो मशीनरी है भाई आज अगर मैंने परचेज की है, क्या 1 साल बाद 2 साल बाद वो ऐसी कैसी रहेगी, नहीं ना, उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। या एक तरह से मैं क्या कहूंगी, जैसे जैसे हम उस मशीन का यूज करेंगे उस वजह से वो मशीन पहले जैसी तो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो वो बेसिकली हम क्या करते हैं, भाई जैसे मैंने कोई मशीनरी खरीदी, अब हम उसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, कि भाई हम उस पे क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है ना वो चार्ज कर लेंगे हम उस पे। हमने यहाँ पे किसी बाहरी जो पर्सन है उसको हमने कोई पेमेंट नहीं की है, ठीक है, यहाँ से हमारा कोई भी किसी भी तरह का कैश आउटफ्लो भी हमारा नहीं हुआ, कैश बाहर नहीं गया है, तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का वैसे एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो डेप्रिसिएशन का मतलब है वियर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू जब कम होगी, जैसे जैसे हम उसका यूज करेंगे टूट फूट उसमें होगी, तो उस पर हम फिर एक डेप्रिसिएशन है उसको हम चार्ज करते हैं, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे ये आपका पूरा चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन क्या, किस तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो आगे आपको डिटेल में। तो मेन आपको क्या समझना है, इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यहाँ पे जो बाहरी जो पार्टी है उसके साथ बिजनेस से उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, किसी तरह का यहाँ पे कैश बाहर नहीं गया है, तो ये हमारे बेसिकली क्या कहलाया, इंटरनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, एक्सटर्नल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थर्ड पर्सन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, अभी आपको आइडिया लग गया कि भी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, वेयर देयर इज एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हम उसको कहेंगे। कैसे, जैसे अब हमने एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज को हमने क्या दी, सैलरी दी, एम्प्लॉइज को हमने सैलरी दी, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैश ट्रांजेक्शन। तो अब नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कैश, यहाँ पे हम बात करेंगे कैश की, ठीक है, जहां पे हमारा कैश इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वेयर देयर इज कैश इन्वॉल्व, यहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट की बात होगी। जैसे भी मैंने खरीदा है कुछ, वो मैंने कैश में खरीदा, तो मेरी क्या ट्रांजेक्शन कहलाएगी, कैश ट्रांजेक्शन। जो भी मैंने पेमेंट की है वो मैंने कैश में पेमेंट की है, तो वो क्या कहलाएगी, कैश ट्रांजेक्शन। वहीं पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार होता है ना, कि भाई एक तरह से हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको कहेंगे, जिसमें कैश का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे, ठीक है। वेयर नो कैश इज इन्वॉल्व, जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मोटा मोटी कैसे याद रखना, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब जो भी लेन देन, जो भी बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसी के साथ ही बिजनेस ट्रांजेक्शन से ही, और बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे मनी की टर्म्स में, मनी में वैल्यू निकालना जरूरी है, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन, ये एक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ, वो बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होगी, बट वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, तभी हम उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हमने बात की 4 तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट। इंटरनल का मतलब क्या है, जब जो एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, जब वहां पे देयर इज नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, जब हमारा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन हम कहेंगे, ठीक है। तो और जब हमारा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहेंगे। और इसी के साथ ही जब कैश इन्वॉल्व होगा तो कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे, और जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये हमने की फर्स्ट टर्म। अब हमारी है सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म है आपकी क्या, बिजनेस एंटिटी। एंटिटी भी हम बोल सकते हैं, एंटिटी, ठीक है, या फिर इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारा तो मेन बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब बेसिकली क्या है, एंटिटी का मतलब बेसिकली है पहचान। किसी भी बिजनेस की पहचान को हम क्या कहेंगे, एंटिटी। कोई भी कंपनी है, ठीक है, XYZ ABC कोई भी कंपनी है, तो वो उसकी पहचान है। रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये क्या सब उसकी पहचान है। तो किसी भी बिजनेस की पहचान को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम उसको एंटिटी कहेंगे। तो एंटिटी भी आपकी 2 तरह की होती है, एक तो होगी आपकी बिजनेस एंटिटी, ठीक है, एक तो होगी आपकी बिजनेस एंटिटी, और एक होगी आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी।
दो तरह की कौन कौन सी, बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी हमारी बेसिकली कौन सी हुई, बिजनेस एंटिटी भाई जिनका मेन पर्पज क्या है, इनकम अर्न करना, पैसा अर्न करना, मनी अर्न करना, ठीक है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग द सर्विस और गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करके बिजनेस एंटिटी कौन सी होगी, वे इकोनॉमिक यूनिट है, इकोनॉमिक यूनिट जिसका मेन पर्पज क्या है, इनकम अर्न करना बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड गुड्स, कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज देकर फिर इनकम अर्न करना, इनका मेन पर्पज होगा बिजनेस एंटिटी का। वहीं पे जो नॉन बिजनेस एंटिटी है, इनका मेन पर्पज किसी तरह का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि एक तरह से ये जो सोसाइटी है, हमारे समाज के लिए क्या है, उनको हेल्प करना, ठीक है, उनकी सेवा करना। जैसे इसके अंदर हमारा नॉन बिजनेस एंटिटी हमारी बेसिकली कौन सी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि जो समाज है उसकी भलाई करना है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी आपका नॉन बिजनेस एंटिटी, तो इसके अंदर आपके जैसे क्लब है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आपके हॉस्पिटल है, पब्लिक लाइब्रेरी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये सब आपके आ जाएंगे। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी आपके ओपन किए, तो मेन पर्पज पब्लिक लाइब्रेरी का क्या है कि भी जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले, लाइब्रेरी उसका यूज कर सके। वहाँ पे उनका ये पर्पज नहीं है कि भी हम इनसे इनकम अर्न करेंगे, ठीक है। इसी की तरह से जैसे हॉस्पिटल ओपन कर दिया है, ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, हमारा नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड टर्म है, अब थर्ड टर्म है हमारा इवेंट। थर्ड टर्म है हमारा इवेंट। अब इवेंट का मतलब क्या है, अब देखिए इवेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इवेंट बेसिकली क्या है, हमारा रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, या जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है भाई, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ना, उसके रिजल्ट्स को हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे परचेज किया, गुड्स से परचेज किया सामान यहाँ पे, ठीक है, 5 लाख का। इसी के साथ ही फिर मैंने उसको सेल कर दिया मैंने उसको कितने का, 6 लाख का। अभी के लिए इतना ही समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदना, ये क्या है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेल ऑफ गुड्स, ये 6 लाख का हमने जो सामान खरीदा, ये भी क्या है, एक ट्रांजेक्शन है। बट इसका रिजल्ट क्या निकला, मैंने 5 लाख का सामान खरीदा और 6 में बेच दिया, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे को फायदा हुआ 1 लाख रुपए का। तो ये जो ट्रांजेक्शन मैंने की, 2 ट्रांजेक्शन मैंने की, परचेज किया और फिर उसको सेल किया, तो उन 2 ट्रांजेक्शन का रिजल्ट यहाँ पे बेसिकली क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस है वो क्या निकला कि भी मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट मेरे को हुआ है, ये जो रिजल्ट निकला है, इसको मैं क्या कहूंगी, इवेंट। तो इवेंट बेसिकली क्या है, इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो भी एक बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होगी, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, ये तो मैंने वन टाइम आपको बताया कि भी हमने परचेज और सेल किया, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करेंगे। एम्प्लॉयज को जैसे सैलरी देंगे, और भी बहुत सारे खर्चे हैं एक बिजनेस के अंदर। हमने रेंट की पेमेंट की है, जो बिजली है, बिजली का हमने बिल दिया है, तो ये सारी पता नहीं कितनी सारी ट्रांजैक्शन होगी। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इन सब ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस हम निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि भाई हमें क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया, जिस परचेज और सेल की बात की आप लोगों को समझाने के लिए। तो बेसिकली इवेंट हमारा क्या निकला, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका जो रिजल्ट है उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला कि भाई 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने की, परचेज और सेल की, और इनकी वजह से मेरे को 1 लाख का फायदा हुआ, ये मेरा रिजल्ट निकला, ये ट्रांजैक्शन करने का रिजल्ट, तो इसको मैं क्या कहूंगी, इवेंट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है अकाउंट। भी अकाउंट तो आप बार बार सुनते हो, वैसे भी आपने अकाउंट्स तो पहले भी सुना है, वैसे भी सुनते हैं कि भी हमारा बैंक में मेरे मम्मी का अकाउंट है, पापा अकाउंट है, या मेरा खुद का अकाउंट है। तो अकाउंट का मतलब बेसिकली है क्या, देखिए जो भी ट्रांजैक्शन हमने की, अभी हमने ट्रांजैक्शन की बात की थी, ठीक है, तो भी इन सब ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आपने अगर जो अकाउंटिंग प्रोसेस की होगी उसमें आपने सीखा था कि भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वैसे तो हम सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अंदर तो हम क्या करते हैं, सभी को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, कैसी हुई है, सैलरी दी है वो भी जर्नल में दिखा दी हमने,
कुछ सामान खरीदा, परचेज किया, वो भी जर्नल में हमने दिखा दिया। कुछ सामान हमने सेल आउट किया, वो भी हमने जर्नल में दिखा दिया। डेप्रिसिएशन हमने लगाया तो वो भी जर्नल में दिखा दिया। बिजली के बिल की पेमेंट की, वो भी जर्नल में। वहां पे तो हमने सब एक साथ वहां पे जोड़ दिया, दिखा दिया। बट अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब यहाँ पे है जब हम ये जो ट्रांजेक्शन है इनको हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट को आप क्या लिख सकते हो? इट इज अ record of transactions under a particular head। जब हम एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो पर्टिकुलर हेड के अंदर उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी। ठीक है, तो अकाउंट्स ये हमारा कहलाएगा। ये हमारा किस में? टी शेप में हमारा अकाउंट्स होता है, ऐसे टी शेप हम बोलते हैं। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। बट आप अकाउंट्स के अंदर ऐसे नहीं रीड आउट करोगे इसको कि भाई ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। आपको हमेशा ही इसको कैसे पढ़ना, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होगा और इसके अंदर हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब जो भी ट्रांजेक्शन हुई है सारी की सारी थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे भाई, उस हमने यहाँ पे जो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। यहाँ पे एक नाम हम देंगे और फिर उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जितनी भी परचेज की है तो मैंने एक यहाँ पे अकाउंट बनाया और उसको नाम दिया परचेज अकाउंट। अब इस परचेज अकाउंट के अंदर जितनी भी परचेज होगी वे सारी की सारी मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, वो आगे हम सीखेंगे कि भी किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट में हमारा क्या आएगा। अभी के लिए ऐसे ही मैंने एक पर्टिकुलर हेड सेल के लिए बना दिया, तो यहाँ पे मेरा ये सेल अकाउंट हो गया। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी? सारी की सारी जो भी मैं सेल करूंगी, जो भी सामान बेचूंगी, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी। ऐसे ही अब मैंने किसी को यहाँ पे सैलरी देनी है तो सैलरी अकाउंट अलग से बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर हेड के अंदर हम उसी जो हेड है उसी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंट हमारा कहलाएगा। हमने जब क्या किया था? अकाउंटिंग प्रोसेस जब हमने की थी, जब हमने अभी किसी को नोट करना हो तो कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आगे आपको बताने जा रही हूँ, थोड़े से यहीं पे बता देती हूँ। जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस हमने की थी तो हमने उसमें रिकॉर्डिंग किया था। एक प्रोसेस में रिकॉर्डिंग था ना हमारा स्टेप, तो रिकॉर्डिंग हम किस में करते थे? तो मैंने आपको बताया था हम जर्नल के अंदर करते थे। ठीक है, जर्नल हमारी एक बुक है, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते थे। तो जैसे अभी मैंने बताया जर्नल में तो हम सभी तरह की रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हमने परचेज की है वो भी, सेल किया वो भी, फिर से परचेज किए वो भी, फिर से सेल किए वो भी, फिर से परचेज किए वो भी, ये सारा हमने रिकॉर्ड किया। अब परचेज को हमने अलग से एक पर्टिकुलर हेड के अंदर दिखा दिया, तो यहाँ पे जो भी परचेज हमने की फिर वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, इसी तरह से जो भी सेल किए वो सेल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो ये हमने प्रोसेस में भी किया था, तो वो हमारे बेसिकली अकाउंट जो कि हम जिसके अंदर की हमने क्लासीफाइंग, जो हमारी प्रोसेस थी उसमें हमने ये किसके अंदर किया था? क्लासीफाइंग के अंदर, कि भी हम रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन होगी उसको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, या हम ये कहें अकाउंट्स के अंदर, लेजर के अंदर हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ टर्म। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है अकाउंट के बाद, नोट करना हो तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी बुक में रीडिंग ले लेना, बुक में आपका सारा गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, अब देखिए 4 टर्म मैंने आपको करा दी है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है वो हमारी कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन सी कैपिटल है? ठीक है, ये भारत की कैपिटल नहीं है कि इंडिया की कैपिटल हमारी क्या है? दिल्ली। अब इस कैपिटल का मतलब ये कैपिटल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, राजधानी नहीं है इस कैपिटल का मतलब। इस कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा मैं लगाऊंगी तब जाके मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो जो पैसा मैंने लगाया ना, जो इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे की है, यही मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो कैपिटल का बेसिक मीनिंग क्या है कि भाई एक जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, बिजनेसमैन है, उसने जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। तो 5th टर्म है ना हमारी कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या है? ये एक अमाउंट है, ये हमारा एक अमाउंट है जो कि क्या किया गया है? इन्वेस्टेड किया गया है। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, एक बिजनेस के अंदर जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया गया है, किसके द्वारा? बाय द ओनर। ओनर कहे या फिर इसको आप प्रोप्राइटर कहे, या फिर हम इसको क्या कहे? बिजनेसमैन।
ठीक है, एक बिजनेसमैन ने, एक ओनर ने, एक प्रोप्राइटर ने जो भी पैसा कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। अब आपकी जो कैपिटल है ना, कैपिटल ये आपकी मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और ये आपकी एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जो कैपिटल है ये आपकी मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। एसेट का मतलब क्या, अभी मैंने आपको कई बार बताया कि एसेट का मतलब फिलहाल के लिए आप याद रखिए जो प्रॉपर्टी है। अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ भाई, मैं पैसे भी लेके आ सकती हूँ, इसी के साथ अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी रखी है और मुझे लग रहा कि मेरे बिजनेस में यूज हो सकती है तो उसको भी लेके आ सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 5 लाख रुपए लगा के, और मुझे ना एक दुकान करनी थी। ठीक है, तो अब जो मुझे वो दुकान करनी है तो मेरे पास खुद की अपनी घर की दुकान थी तो मैंने उसको यूज कर लिया। तो अब मैंने जो वो शॉप यूज किया उस एज एसेट की फॉर्म में लेके आई हूँ। तो जो कैपिटल है इट में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। ठीक है, जैसे कोई फर्नीचर मेरे पास रखा है तो फर्नीचर में यूज कर सकती हूँ भी, हाँ मुझे जरूरत है और मेरे पास घर पे रखा तो वो मैंने यूज कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसेट। इसी के साथ ही जो कैपिटल है इंपॉर्टेंट है, कैपिटल के अदर नेम भी है क्या, कैपिटल को हम ऑल्सो नोन एज द नेटवर्थ और ओनर इक्विटी, इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं क्योंकि आप बार बार आगे सुनोगे, और हम इसको ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, ओनर्स इक्विटी। अगर आपसे कोई पूछे नेटवर्थ इट मीन्स वो कैपिटल की बात कर रहा है, ओनर्स इक्विटी कहे तो इट मीन्स वो कैपिटल की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला है, किसका, कैपिटल निकालने का। कैपिटल हमारी कैसे निकलती है, जो भी हमारी एसेट है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट का मतलब फिलहाल के लिए रखिए कि भी जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास उसमें से हम माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज। आगे मैं वैसे आपको और डिटेल में बताऊंगी। लाइबिलिटीज का मतलब फिलहाल कि भी हमारे ऊपर जो बोझ है, हमें जो बाहर वालों का पैसा देना है, ऐसे इसके लिए इसको इस तरह से याद कर लीजिए। तो जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसमें से जो बाहर वालों का हिस्सा मैं निकाल दूंगी तो फिर मेरी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। अभी आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल भी कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है जो कि है 6 ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या है, ये वो ड्राइंग नहीं है कि भी आपको ड्रॉ करना कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ड्राइंग्स का मतलब बेसिकली क्या है, जब भी एक बिजनेसमैन, जब भी एक ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से चाहे वो पैसा निकाल ले या फिर गुड्स निकाल ले तो वो आपका क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरा बिजनेस है और मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे बच्चे की फीस मुझे देनी है, अभी फिलहाल घर पे पैसा नहीं है, तो मैंने जो मेरा बिजनेस है ना, बिजनेस के गुल्लक से पैसा निकाल दिया। ठीक है, और पेमेंट मैंने कर दी, तो वो पैसा जो मैंने निकाला वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, क्योंकि वो मैंने किस लिए निकाला, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो आप ड्राइंग्स लिख सकते हो, एनी कैश और वैल्यू ऑफ द गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर्स फॉर द पर्सनल यूज, या फिर जो प्राइवेट पेमेंट्स करने के लिए हम जब आउट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का पैसा है उसमें से अगर हम कोई भी प्राइवेट अपनी पर्सनल पेमेंट करते हैं या पर्सनल यूज के लिए हम निकालते हैं तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का मतलब क्या है, बेसिकली ड्राइंग्स रिड्यूस करेगी किसको, कैपिटल को, रिड्यूस द कैपिटल। भी हमारी कैपिटल है वो कम हो जाएगी ना, जब मैंने पैसा निकाल लिया बिजनेस से तो बेसिकली मेरी कैपिटल, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी 7 टर्म देखिए हमारी है लाइबिलिटीज। अभी मैंने बात की थी ना लाइबिलिटीज की, अभी आई थी ना यहाँ पे लाइबिलिटीज, ये रहा। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, इसको आप बोझ लिख सकते हो कि भाई हमारे ऊपर बोझ है। अब बोझ कैसे, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी से 4000 रुपये ले लिए, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 4000 रुपये ले लिए। अब ले लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे अब वापस नहीं करने, वापस करने हैं। अब मेरे को टेंशन रहेगी दिमाग में कि हाँ भाई उसके 4000 रुपये मुझे देने हैं, तो कहीं ना कहीं एक बोझ, एक बर्डन मेरे ऊपर बना रहेगा कि भाई हाँ मुझे पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटी भी यही है हमारा। ठीक है, लाइबिलिटी बेसिकली क्या है हमारा, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस को पैसा है वो पे करना है। लाइबिलिटी क्या है कि बिजनेस ने कहीं से बाहर से पैसा जो ले रखा है उसकी उसको पेमेंट करनी है, उसको हम कहेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है, आप लिख भी सकते हो लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, या फिर इसका मतलब क्या है पेबल, कि भाई पैसा देना है, बिजनेस को पैसा देना है बाय द बिजनेस, अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा। ठीक है, पेमेंट करनी है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। अब देखिए लाइबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी की भी हम टाइप्स करेंगे, कितने तरह की लाइबिलिटी होती है। एक जो बिजनेस है उसकी जो लाइबिलिटी है ना वो 2 पर्सन्स के प्रति लाइबिलिटी है। 2 पर्सन हम किसके प्रति कहेंगे, मतलब कि
यहाँ पे टूवर्ड्स, अगर मैं टूवर्ड्स बात करती हूँ कि भाई जो लाइबिलिटी टूवर्ड्स है यहाँ पे बिजनेस की, वो एक तो ओनर्स के टूवर्ड्स है लाइबिलिटी, और एक यहाँ पे आउटसाइडर्स की टूवर्ड्स है। ठीक है, अगर मैं लाइबिलिटी की बात करती हूँ किस किस के टूवर्ड्स है, एक बिजनेस की लाइबिलिटी टूवर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए आप, लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स और इसी के साथ ही आउटसाइडर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हैं आप, ओनर्स के प्रति भी क्या लाइबिलिटी। ठीक है, अभी ओनर्स के प्रति थोड़ी ना कोई लाइबिलिटी होगी कि भी हमें ओनर्स का भी पैसा देना, क्योंकि ओनर तो खुद ही चलाने वाला है, तो उसकी जी नहीं। तो अभी आप एक नेक्स्ट चैप्टर करोगे आगे जो कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो वहां पे ना एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे अपने बिजनेस के, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि बिजनेस और जो बिजनेसमैन है, या मैं कहूँ जो बिजनेस है और उसका जो ओनर है, वे दोनों अलग अलग पर्सन है। आपको उनको एक ट्रीट नहीं करना, आपको उनको अलग अलग ट्रीट करना है। और जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो किसके व्यू ऑफ पॉइंट से रिकॉर्डिंग करोगे, बिजनेस के। ठीक है, आपको ओन, तभी तो हमने यहाँ पे बात की ना जो ड्राइंग्स की। अभी देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आएगा, अभी मैंने क्या कहा, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स का मतलब क्या बताया था आपको कि जब भी एक ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर ये कंसेप्ट हमारा नहीं होता, ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं होता जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि बिजनेस और जो ओनर है अलग अलग है, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो फिर ये ड्राइंग्स वर्ड हमारा यूज ही नहीं होता, फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं थी ये सब दिखाने की कि भाई हाँ इसने अपना अलग से पर्सनल यूज के लिए इतना पैसा निकाला, क्योंकि फिर वो बोल सकता है कि मेरा बिजनेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, निकालू या नहीं निकालू, तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा उसकी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है ही नहीं, अगर ऐसा होता। बट ऐसा नहीं है, हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसने कहा है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो आप जब भी रिकॉर्डिंग करोगे बिजनेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करोगे, न कि ओनर के अकॉर्डिंग। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि भी जब ड्राइंग करते हैं, जो भी जो बिजनेसमैन है, ओनर है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे, और इसी वजह से जो कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी। ठीक है, और इसीलिए जो लाइबिलिटी आपका निकला, तो लाइबिलिटी यहाँ पे बिजनेस की लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर होगी और आउटसाइडर होगी। तो ओनर्स का मतलब क्या कि भी बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि भी उसको ओनर का पैसा भी है वो रिटर्न करना है। हाँ, बस फर्क इतना है कि भी ओनर्स का नंबर सबसे बाद में आएगा। अगर इनकेस ऐसा हो बिजनेस बंद हो, ठीक है, बंद होने हो, ऐसी ही सिचुएशन हो जाए कि भी बिजनेस हमें बंद करना पड़े आगे, जैसे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी में हम बात करेंगे कि कंपनी बंद हो गई, तो उसके इसमें जो ओनर है उनको भी पैसा मिलेगा, बट थोड़ा सा प्रोसेस आपकी अलग हो जाएगी, उनको थोड़ा लास्ट में दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझिए। लाइबिलिटी बिजनेस की जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर इज टर्म एज इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, ओनर्स के टूवर्ड्स जो लाइबिलिटी है उसको हम एक इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। वहीं पे आउटसाइडर के टूवर्ड्स जो बिजनेस की लाइबिलिटी है उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं, कि भी बाहर वालों का पैसा देना। इसको एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हो कि भी इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, भी अंदर वालों को पैसा देना है, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर वालों को पैसा देना है। ठीक है, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा वही कैपिटल, भी कैपिटल की पेमेंट करनी है। और इसमें हमारे बहुत सारे, अगर जैसे मैंने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक से जो लोन लिया है, ठीक है, लोन जो लिया है बैंक से, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इसी के साथ ही मैंने किसी से उधार में माल खरीदा था, तो उसका पैसा देना है भाई, वो मेरी एक्सटर्नल होगी, तो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। अभी आगे बताऊंगी क्रेडिटर क्या है। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी मैंने आपको बताया, लाइबिलिटी बिजनेस की दो पर्सन्स के प्रति होगी, टुवर्ड्स ओनर्स और टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो टुवर्ड्स ओनर्स जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहेंगे, मींस भी कैपिटल की भी पेमेंट है बिजनेस को करनी है। और आउटसाइडर्स के प्रति जो हमारी लाइबिलिटी होगी उसको एक्सटर्नल कहेंगे, जैसे हमने लोन ले लिया, ठीक है, तो बैंक से हमने लोन लिया है, या फिर हमारे क्रेडिटर्स है। अब देखिए, अब मेन है हमारे क्या, अब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लाइबिलिटी है दो तरह की होती है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। जो लाइबिलिटी की टाइप्स हम इसको लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट टाइप आपकी क्या है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, और सेकंड हमारी टाइप क्या है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। सेकंड हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, ठीक है।
या फिर आप ऐसे हेडिंग बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऐसे ये मेन हेडिंग हो जाती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी, और फिर नीचे लिख देते हैं इंटरनल लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एग्जांपल आप दे दोगे। उसके बाद अब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इसके भी आगे फर्दर आपकी दो टाइप है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, और करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हम बोल सकते हैं। अब आगे आपको समझाते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम बोलते हैं लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ। इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। देखिए भाई, हमने किसी से पैसा लिया और अगर मुझे उस पैसे की जो पेमेंट करनी है ना वो 12 महीने के बाद करनी है, तो वो लाइबिलिटी किसके अंदर आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो इसलिए मैंने लिखा नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है। जैसे मैंने 5 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया कि भी 5 साल बाद मुझे पेमेंट करनी है, तो वो बैंक लोन मेरा कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसी के साथ ही करंट लाइबिलिटी इसका बिल्कुल उल्टा, लाइबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ, ठीक है, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर जिसकी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर या फिर विद इन 12 मंथ्स, जो कि भी हमें 12 महीने के अंदर ही जिसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। जैसे मैं उधार में गुड्स खरीद के लेके आई, गुड्स का मतलब है भी जिस चीज में मैं व्यापार करूंगी, जिस चीज का मैंने व्यापार स्टार्ट, जैसे मैंने कपड़े का व्यापार स्टार्ट किया, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब मैं कपड़ा नहीं कहूंगी कि मैं कपड़ा खरीद के लेके आई, मैं गुड्स बोलूंगी। तो जिस चीज में भी हम व्यापार करेंगे, जैसे मैंने फर्नीचर है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हाँ मैं इतना फर्नीचर लेके आई, मैं ये कहूंगी कि मैं 1 लाख का गुड्स लेके आई, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा, अगर मैंने जो गुड्स मैंने परचेज किया है वो मैंने 3 महीने मैं गुड्स खरीदने गई, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे फिर जो दुकानदार था उससे कहा कि भाई मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। 2 महीने के लिए मुझे उधार में पैसा दे, उधार में मेरा जो सामान है मुझे दे दे, ठीक है। और उसने मेरे को दे दिया, तो मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करनी है ना, तो ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेशन से क्लियर है, 12 महीने के अंदर अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो वो करंट के अंदर आ जाएगा, और अगर आपको टाइम ज्यादा मिल गया, 12 महीने के बाद आपको कोई भी पेमेंट करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन करंट, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका लाइबिलिटी। तो हमने 7 टर्म यहाँ पे की है। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है हमारी एसेट। इसको मैं साफ कर देती हूँ और किसी नोट साथ के साथ आप कर लीजिए, आप अपने खुद से अपने हाथों से नोट से बनाइए, और अगर हो सके तो भाई हिंदी लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझने के लिए जो आपको हिंदी में समझ में आए ना, उसको थोड़े से साइड में आप हिंदी में लिख लीजिए, ताकि आपको फिर आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा पूरा इंग्लिश में कर सकता है तो भाई इंग्लिश में कर लीजिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने याद रखने के लिए अपने आपके नोट्स है वो किसको पढ़ने, आपको ही तो पढ़ने हैं। तो जैसा आपको सही लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स है साथ के साथ बना के चलिए। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है, ये थे ना हमारी 8 टर्म थी शायद, है ना। नेक्स्ट है हमारी एसेट, अभी हमने की थी। तो एसेट हमारा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसेट को बेसिकली मैंने कैसे बताया था कि जो भी एक बिजनेस उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, एसेट। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा मीनिंग लिखिए एसेट का, मतलब एसेट आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट का मीनिंग लिखिए, एसेट आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड है ना जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसको मैं आपको समझाऊंगी। आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट्स विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। या फिर एसेट का मतलब क्या है कि भाई एसेट को हम और क्या लिख सकते हैं, कोमा करके यहाँ पे राइट्स, ठीक है। राइट्स है एक बिजनेस का उस चीज पर जो कि विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय बिजनेस। बिजनेस उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, बिजनेस का उन पर क्या है, राइट है। और वे बेसिकली क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मतलब क्या है कि भी इन फ्यूचर में
ठीक है। ये हमें क्या करेंगे फ्यूचर में, ये बिजनेस को क्या करेंगे फायदा देने वाले हैं, आगे जाके फ्यूचर में हमें इनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी एसेट। और इस पर एक बिजनेस है, उसने उसको ओन कर रखा है, उसका अधिकार है, वही उसको क्या करेगा कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग मैंने खरीद ली है, ठीक है। अब जो मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो भाई उससे मेरे को एक लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, या मैं बोल सकती हूँ कि भी मुझे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इन फ्यूचर है वो बिल्डिंग है वो मुझे फायदा देगी, या लैंड है, या मैंने कोई मशीनरी है, मैंने कोई मशीनरी परचेज की, अब उस मशीनरी का मैं यूज करूंगी। अब मैंने उसको बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है, ठीक है। अब मैं मशीनरी उसका यूज करूंगी, प्रोडक्ट बनाऊंगी, फिर उन प्रोडक्ट को सेल आउट करूंगी, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या होगा फ्यूचर इकोनॉमिक, आगे भविष्य तक मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो उसको हम कहेंगे क्या एसेट। या फिर मैं जैसे बार बार बोलती हूँ एसेट बेसिकली क्या है प्रॉपर्टीज है, आप ये भी लिख सकते हो एसेट आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज की जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी बेसिकली क्या है हमारी एसेट हमारी कहलाएगी, ठीक है। जैसे लैंड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना कि भी एसेट भी हमारी दो तरह की होगी। जिस तरह से अभी हमने लाइबिलिटीज की बात करी थी, लाइबिलिटीज हमारी दो तरह की थी, एक्सटर्नल और इंटरनल, और फिर एक्सटर्नल को आगे हमने फर्दर बाइफरकेट किया था नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में। इन द सेम वे जो एसेट्स है उसको भी क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो एसेट है उसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। 2 तरह की एसेट होती है, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे कि वहां पे हमने किया था, थोड़ा सा चेंज है। जो नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट भी हम इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी इनको बोल सकते हैं हम। अब देखिए दीज एसेट दोज एसेट्स विच आर नॉट मीन फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स वे सेट है भाई, वे प्रॉपर्टी है जो हमने खरीदी है। किस लिए खरीदी है, हमारा पर्पज उनको सेल करने का नहीं है। ये नहीं कि भी मैंने बेचने के लिए उसको खरीदा, उसको मैं अपने बिजनेस के अंदर एक लंबे समय तक रखूंगी और उससे मैं बेनिफिट लूंगी, तो उसको मैं क्या कहूंगी नॉन करंट एसेट कहूंगी। तो नॉन करंट एसेट दोज एसेट विच आर नॉट मीन्ट फॉर सेल और आर हेल्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, जो कि रीसेल के लिए हमने नहीं खरीदी है और मोर देन 12 मंथ्स मैं उसको होल्ड करके रखूंगी अपने बिजनेस के अंदर। मोर देन 12 मंथ्स मैं उसका यूज करूंगी, रीसेल में उसको नहीं करूंगी। वो बेसिकली मेरी क्या कहलाएगी नॉन करंट एसेट, ठीक है। या फिर हम इसको फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही करंट एसेट की बात करती हूँ तो भाई ये मेरी वे एसेट है जो मैंने रीसेल के लिए खरीदी है, कि भी मैंने इनको खरीद लिया, मैं आगे इसका रीसेल इसको करूंगी। इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे को जो इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, या मैं अपने बिजनेस के अंदर इसको कितने टाइम तक होल्ड करके रखूंगी विद इन 12 मंथ, बस 12 महीने तक। 12 महीने तक ये रहेगी और उससे उस 12 महीने के अंदर ही मैं इसको या तो बेच के, ठीक है, इसका बेनिफिट लूंगी, तो वो मेरी क्या कहलाएगी करंट एसेट। तो करंट एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स हमारी वे है जो कि इजिली हमारी इजिली कन्वर्टेबल है इनटू कैश के अंदर, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, भी आराम से मैं उसको कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ, ठीक है। एंड फॉर पीरियड लेस देन 12 मंथ मैं उसका यहाँ पे यूज करूंगी। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहली बात तो आ जाएगी जैसे जो गुड्स हम खरीदते हैं, जो परचेज की है, ठीक है, तो वो हमारा इसमें बेसिकली जो गुड्स है उसके लिए अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगी, आगे मैं आपको बताऊंगी उसका मीनिंग स्टॉक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे स्टॉक है, इसी के साथ ही डेटर है। अब ये डेटर भी कौन सी बला है, डेटर का मतलब क्या है, डेटर का मतलब ये है कि भाई जिसने मेरे से उधार में माल खरीदा है, मेरे से उधार में माल खरीदा है, वो मेरा क्या कहलाएगा डेटर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि अब उसको मेरे को पैसा देना है, देनदार है वो मेरा, वो क्या है देनदार, हिंदी में बोलते हैं देनदार, देने वाला। तो वो भी मेरी क्या है, अब मेरे से कोई सामान खरीदेगा तो भाई वही है, मैं कितनी उधारी दे दूंगी 2-3 महीने की, 4-5 महीने की, वही 12 महीने के अंदर अंदर ही दे दूंगी। तो इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा डेटर कहलाएगा, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, मेरा करंट एसेट के अंदर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही कैश आ जाएगा, कैश भी हम करंट एसेट मानते हैं क्योंकि भी कैश ऑलरेडी हमारे पास कैश ही है। क्योंकि करंट एसेट की एक डेफिनेशन ये भी है कि करंट एसेट को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। जैसे डेटर के पास मैं गई, मेरा पैसा देना था, भाई दे मेरे पैसे, 2 महीने हो गया, या मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं थोड़ा पहले भी चली जाऊं, तो भाई दे मेरे को जरूरत है पैसा, तो वो दे भी सकता है मेरे को, ठीक है, अभी जरूरत है। तो इट मीन्स मैंने इजिली जो
ये जो मेरी करंट एसेट है उसको इजीली मैंने कैश में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसी के साथ ही बैंक में अगर मेरा बैलेंस है तो बैंक में जाके मैं आराम से पैसे ले आई। तो जो भी मैं गुड्स खरीदती हूँ तो उसको रीसेल पर्पज के लिए खरीदती हूँ, ठीक है। तो स्टॉक, यहाँ पे एक वर्ड आया स्टॉक, तो स्टॉक का मीनिंग क्या भी बता देती हूँ मैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, इन दोनों का मीनिंग क्या है देखिए, इसी के साथ ही फिर ये आपकी ना 9 टर्म हो जाएगी। स्टॉक का मतलब क्या है, देखिए हम जो भी गुड्स, जो भी हम सामान खरीदते हैं, अब वो सामान जरूरी तो है नहीं कि भी सारा का सारा बिक जाएगा, तो जो हमारा सामान बचा हुआ ना, गुड्स के लिए ही हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। तो उसी को हम बेसिकली, जो गुड्स है ना, उसी को हम स्टॉक बोलते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि भी हमारा जो स्टॉक है वो 2 तरह का स्टॉक होगा। एक तो होगा ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है। एक होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम किसको कहेंगे कि भी जो हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लास्ट में जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम जो स्टॉक हमारा बचा हुआ है तो उसको तो हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, लास्ट में जो स्टॉक। और ओपनिंग हमारा कौन सा होगा कि भी जो साल के शुरू में था, ठीक है, साल के शुरू में था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास से पहले से ही 50,000 रुपये का माल है ना, गुड्स है ना, मेरे पास पहले से ही था। और फिर मैंने जो मेरा नया अकाउंटिंग ईयर आया तो उसमें मैंने फिर 6 लाख रुपए का गुड्स है वो परचेज कर लिया, 6 लाख का गुड्स है वो परचेज कर लिया। तो टोटल अब मेरे पास मेरा जो सामान है वो टोटल 6,50,000 का अब पूरा साल है वो ट्रांजेक्शन हुई, पूरा साल बिजनेस चला। और अब लास्ट में देखा कि भी सारा सामान तो नहीं बिका, अभी भी मेरे पास 20,000 रुपये का माल बचा हुआ, अभी भी 20,000 रुपये का माल बचा हुआ। तो ये 20,000 मेरा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो मेरा शुरू में था ये मेरा क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक 50,000, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली जो गुड्स है उसी को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये स्टॉक है, ये भी मेरा किसके अंदर आएगा, करंट एसेट, क्योंकि स्टॉक का कन्वर्जन हम जो उसको स्टॉक है बेसिकली इसको हम क्यों रखते हैं, रीसेल के लिए। जो मैं गुड्स खरीद के लेके आई हूँ तो ऐसे थोड़ी ना कि अपने बिजनेस में उसको सजा के रखूंगी, भाई उसको आगे बेचूंगी, तो रीसेल पर्पज के लिए मैंने खरीदा। तो इसलिए मैंने क्या बताया, करंट एसेट्स बेसिकली विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और आर हेल्ड फॉर रीसेल के लिए, जिसको हम रखते हैं, एंड फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स से हम इसमें हमारा जो पैसा वो हमें मिल जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब देखिए नॉन करंट एसेट भी आपकी 2 तरह की होगी, एक तो होगी आपकी टेंजिबल और एक होगी आपकी इंटेंजिबल एसेट। अब देखिए टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल। टेंजिबल हम किसको कहेंगे, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे मशीनरी है, मशीनरी को आप आराम से देख सकते हो, उसको छू भी सकते हो, उसका क्या है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। लैंड है, उसको भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग है देख सकते हो, उसको छू सकते हो, उसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम कहेंगे टेंजिबल। वहीं पे कुछ एसेट हमारी ऐसी होंगी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फिर भी एग्जिस्टेंस में है, उसको हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है, उनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना भी हो तो गुडविल, एक जो गुडविल है वो हमारे किसके अंदर आएगा, इंटेंजिबल एसेट के अंदर आएगा। पेटेंट है, पेटेंट राइट्स है हमारे, कॉपीराइट्स है हमारे, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे इंटेंजिबल। गुडविल बेसिकली क्या है, कोई भी फर्म, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इमेज बन चुकी है, ब्रांड उसका जो बन चुका है, उसको आप देख सकते, किसी की रेपुटेशन उसको देख थोड़ी ना सकते हो, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, इंटेंजिबल। ऐसे ही पेटेंट है, पेटेंट में बेसिकली हमारे क्या है, पेटेंट में हम आपने कोई भी इनोवेशन किया है तो आपको वहाँ पे पेटेंट मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ, आप ये नहीं है कि भी इनोवेशन आपने किया और उसका क्रेडिट और कोई ले जाए, तो उससे बचने के लिए, तो ये हमारा क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट। इसी तरह से कॉपीराइट्स है, ठीक है, आपने कोई भी यहाँ पे आर्टिस्टिक फॉर्म क्रिएट आपने की है, आपने कोई भी गाना गाया है या फिर जैसे वीडियो, इसी में जैसे कॉपीराइट क्लेम आ गया, अभी किसी ने किसी का कंटेंट ऐसे कैसे चुरा लिया, कुछ भी है, ठीक है, या फिर किसी ने गाना गाया, उसका गाना किसी ने चुरा लिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये कॉपीराइट्स हम रखते हैं ताकि हमारा जो आर्टिस्टिक फॉर्म किसी ने क्रिएट की है कि भाई उसको कोई ना चुराए। तो ये हमारा क्या है, इंटेंजिबल है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट के अंदर आपका गुडविल, इसी के साथ ही आपका पेटेंट, पेटेंट आपको मिलता कब, जब भी आप कोई इनोवेशन करते हो, और इसी के साथ ही कॉपीराइट्स, ठीक है। तो ये था भाई आपका एसेट जो मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है
तो आज हमने की है टोटल 9 टर्म हमने कर ली है। तो आज की वीडियो इतने रखते हैं, बाकी की जो आपकी टर्म है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो इन टर्म को आप अच्छे से, आपके पास जो भी बुक है अपनी बुक में से इसको रीड आउट कीजिए, अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए। और किसी भी टर्म पे आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो में, जो कि हमारी बाकी की बची हुई नेक्स्ट टर्म है उनको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे 2 वीडियो के अंदर ही आपका ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर ले। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने क्लासमेट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।